अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब बात करेंगे हम JIT की रिपोर्ट पर होने वाली समाअत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब कुछ चंद मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे आज इफ्तिताह की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अदालत केस सुन रही थी कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालत में बुलाया जाए, जिरा करने के लिए कह रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि अदालत ने जो रवैया अपनाया इस दफ़ा बहुत मोहतात कैलकुलेटेड रवैया है। अदालत का ये कहना कि हम JIT की सिफारिशात के पाबंद नहीं हैं, इंडिकेट क्या कुछ और करता है, मुस्लिम लीग नून के हक में है। इस हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ सियासी पहलू हैं इसके, उस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। जान अचकज़ई साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, कैन यू हियर मी प्लीज? जी वालेकुम सलाम जी, आई कैन हियर यू। वंडरफुल। कादिर साहब, वजीर आजम साहब को बुलाए जाने की अदालत में कोई जरा करने की पॉसिबिलिटी, आप रिपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, आज की प्रोसीडिंग्स भी माशाल्लाह आपने गैदर कर ली होंगी, क्या क्या हुई, कुछ बता सकते हैं हमें? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वजीर आजम साहब को अब बुलाया जाएगा। अब कुछ एतराजात किए गए हैं JIT के ऊपर वजीर आजम साहब के वकला की तरफ से, वकील साहब की तरफ से जी। लेकिन इस केस में री हेयरिंग अब नहीं होगी। ये तो JIT की एक रिपोर्ट थी, उसका इंतजार था, रिपोर्ट आ गई है। इन 3 जज साहिबान ने खुद लिखा था कि हम रिपोर्ट आने के बाद उसकी रोशनी में डिस्क्वालिफिकेशन के इशू को और बाकी तमाम जो इसमें इश्यूज है उनको डिसाइड करेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे कि उन्होंने अब एक डिसीजन देना है, और इस डिसीजन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो डिस्क्वालिफिकेशन का है और दूसरा हिस्सा उस केस का है जो एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसके बारे में तो JIT की अपनी रिकमेंडेशन आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मामला जो है ये कानून के तहत नैब के देखने का है। अब सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला जो है इसके बारे में भी अब मेरा ख्याल है 1-2 हेयरिंग में कर देना चाहिए। अगर उन्होंने डिले करना होता तो आज कम से कम 1-2 हफ्ते की डेट डाल देते कि ठीक है, आप JIT के भी 10th जिल्द भी आनी है और वो अभी चूंकि पब्लिक नहीं हुई तो इसलिए कुछ ज्यादा टाइम देते थे, लेकिन उन्होंने जो ज्यादा टाइम नहीं दिया तो उससे लगता है कि अब वो फैसले की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सारी कौम की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। और कादिर साहब जी, जो हम बात कर रहे थे कि ट्रायल में भेजने का मामला हो सकता है, साथ ये कहना अदालत की तरफ से कि हम पाबंद नहीं हैं JIT की सिफारिशात के, क्या इंडिकेट करता है कि अदालत शो कर रही है कि इट इज हेयरिंग द केस विद एन ओपन माइंड? आपके ख्याल में क्या इंडिकेशन है? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि वो पाबंद तो नहीं है JIT के, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता अब के कोई नई JIT बना दी जाए इस केस में, या कोई नया कमीशन बना दिया जाए। अब तो JIT के पाबंद ना सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जहाँ पे मामला जाएगा या जो तफ्तीशी इदारे हैं जहाँ पे मामला जाएगा वो भी पाबंद नहीं है JIT के। और ये जो भी एविडेंस JIT ने कलेक्ट किया है वो अब भी अगर वो कोर्ट में अगर वो एविडेंस दिया गया तो वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर एडमिसिबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं, रेलेवेंसी के जो टेस्ट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली वो जो ट्रायल कोर्ट है वो इनको देखेगा, और वो इसमें से किसको अलाउ करता है किसको नहीं करता ये ट्रायल कोर्ट की डिस्क्रेशन है, स्वाबदीद है। तो JIT की हैसियत जो है उस तरह से तो कोई अदालत की हैसियत नहीं है उसकी, ना ही कोई तफ्तीशी इदारे की है। ये तो एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह उस पर लगा दिए और एक किस्म का इनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन अगर वो नहीं भी इसको ज्यादा अवेल करना चाहते उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला जो है सारे का सारा अब आगे जाएगा, और वहां पे ये सारे इसमें जो लीगल इश्यूज हैं वो इन्होंने अभी तक मेरा ख्याल है नहीं आप कहते हैं अगर मामला आगे जाना है अकाउंटेबिलिटी के लिए एहतसाब की अदालत में रेफरेंस की सूरत में, तो फिर ये जो मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, ये प्रेजुडिस नहीं हो जाएगा मामला? अदालत उन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेगी, रद्द कर देगी या एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के लिए केस चला जाएगा। तो कादिर साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा आपको? ये प्रेजुडिस नहीं होगी प्रोसीडिंग्स अगर अदालत ने रिजेक्ट कर दी इन केस? कादिर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। देखें, यहाँ पे कई 100 केस, कई हजारा केस जो है इस तरह के बने हैं, और वो तमाम डायरेक्टली जाते हैं मुख्तलिफ अदालतों में,
जो कि करप्शन से रिलेट करती हैं जी। तो उसमें कोई जीआईटीज नहीं बनती। लेकिन अब जो एतराजात उठाए हैं इनकी वकील साहब ने, इनकी जो दरखास्त है उसमें जीआईटी के बारे में, मुझे वो एतराजात का एग्जैक्टली इल्म नहीं है कि वो कौन कौन से हैं। मैं भी उसको फॉलो नहीं कर सका बिकॉज मैं आज काफी मसरूफ रहा हूँ, मैं लाहौर से बाहर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10A को बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जुडिशियल अथॉरिटी अज्यूम कर रखी थी जेआईटी ने, जिसके तहत उन्होंने प्रोसीडिंग्स की। उन्होंने जेआईटी के मेंबरान के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार किया, सो ऑन सो फोर्थ। जी जी, अब इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि चूंकि जान अचकज़ई साहब भी बैठे हैं और मैं उनको देख सक रहा हूँ, मेरे पास सामने वो जो एक स्क्रीन यहाँ पड़ी हुई है जी, तो उस पर मैं देख सक रहा हूँ इनको, और अलीम आदिल शेख साहब भी हैं। तो इनकी वसातत से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो लीगल नुक्ते उठाए जा सकते थे अपेरेंटली अभी तक वो नहीं उठाए गए। मसलन जो मेन लीगल नुक्ता उठाया जा सकता था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार है वजीर आजम साहब को नाअहल करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इन्होंने क्यों नहीं उठाया? वो मेरा ख्याल है जान अचकज़ई साहब इस पे बेहतर बता सकेंगे, और अलीम शेख साहब जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो अगर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है ना उनको नाअहल करने का, तो वो भी बताएं हमें कि वो किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर सकती है। गो के इसमें प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट पास्ट के, जहाँ पे पार्लियामेंट को आतिक और मीन की ग्राउंड पे उन्होंने नाअहल खुद किया है। लेकिन अगर हम इन प्रेसिडेंट्स को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें तो फिर क्या इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता? ये इशू क्यों नहीं इन्होंने उठाया, मुझे खुद इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि पीटीआई ने इस हद तक तो ठीक है ना कि वो इसलिए नहीं उठा रहे कि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स तो कुछ आ गए हैं, तो सियासी तौर पे भी उनको इस चीज का फायदा होगा अगर मियां साहब नाअहल होते हैं। कादिर साहब, शायद ये कहीं गुमान तो नहीं था इनको कि तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत जो हैं शायद वो मुल्क से बाहर हैं, ट्रेल जो है वो इट इज नॉट इजी टू एक्सेस, केस बहुत मुश्किल है, बाहर है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, शायद इसलिए आराम से बैठ गए। अब ये चूंकि आपने सवाल स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ माइंड का किया है कि पीएमएलएन की क्या स्टेट ऑफ माइंड थी या मियां नवाज शरीफ की क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, तो चूंकि जान अचकज़ई साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरा ख्याल उनको मौका दिया जाए, इस सवाल का जवाब वो मुझसे बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, मैं जान अचकज़ई साहब को मौका देता हूं, लेकिन आप भी हमें मौका दोबारा दीजिएगा। अभी जेआईटी के मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल। हमने आपसे अभी बात करनी है जो तहफ्फुजात के ऊपर मुफस्सिल अभी गुफ्तगू हमने करनी है। जान अचकज़ई साहब, वो जो सवाल है उसके ऊपर तो मैं आ ही रहा हूं कि क्या था आप लोगों के जहन में, लेकिन ये बताइए कि जो इस्तदा की गई है वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट में आने की, वजीर आजम आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? ऐसी तो बात नहीं है। देखिए, किसी की ख्वाहिश पे, अगर ये पीटीआई की ख्वाहिश पे वो नहीं, अदालत की अगर ख्वाहिश हो जाए, अदालत अगर हुक्म करें वो 1000 दफा आएंगे, अदालत के हुक्म पे वो जेआईटी में पेश हुए हैं। तो लेकिन ये कि किसी सियासी पार्टी की ख्वाहिश पे कि वो अपनी ईगो अन्ना को सेटिस्फाई करने के लिए वज़ीर आज़म को वहाँ बुलाना चाहें ताकि वज़ीर आज़म की कोई इंसल्ट वो करवाएं, मैं समझता हूँ ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालत में अपीयर होने से इंसल्ट होगी वजीर आजम की, ये आपके अल्फाज हैं। 10 दफा जीआईटी में वो, उनकी फैमिली, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके ऑपोजिशन चाहती है कि कोई इंसल्ट हो वजीर आजम। अपोजिशन के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वजीर आजम के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है वो 1000 दफा आएंगे और आए भी हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, अब जो इरफान कादिर साहब बात कर रहे हैं कि आपने व्हाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू फाइल दीज रिजर्वेशंस, टू फाइल दीज ऑब्जेक्शंस जो अब रेस की हैं आपने? वो तो जवाब मांगे हुए थे उन्होंने, उसके अंदर आपने ये रेस कर दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मेंबर बेंच का फैसला, उनके मैंडेट जो 13 सवाल थे वो बहुत वाजे हैं। अब 2 महीनों में उन्होंने लाइन ऑफ इंक्वायरी चेंज की है। हमने आज फ्लैग किया है कि तकरीबन 92% जो इन्होंने काम किया है वो मुशर्रफ के वक्त के ज़माने की केसेस हैं, जहाँ पे 12 केसेस उन्होंने रिकमेंड किए हैं। पानामा पे इन्होंने 2% से लेके 5% फोकस किया है, और पानामा का जो इशू है जो गिर्द घूमता है 13 सवालों का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एफआईए भी मदद करेगी, नैब से भी रिकॉर्ड ले सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस 13 सवालात को आप छोड़ के कुछ और आप जो है उनके पीछे लग जाएं। अब अगर मैं बता रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कहा था ना कि आप नैब से रिकॉर्ड ले सकते हैं, और सस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे केसेस के अंदर जेआईटी के इनका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से है। हुदैबिया इंजीनियरिंग के अंदर वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, रायविंड रेफरेंस के अंदर, एसेट्स रेफरेंस के अंदर वो
सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दे आर समहाउ लिंक्ड टू द मनी ट्रेल, जिसके लिए सिफारिशात कर रहे हैं कि नत्थी कर दें आप इन केसेस को। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट इन्हें नहीं कहा कि आप हुदैबिया पेपर मिल खोलें अकॉर्डिंग टू 13 सवालात। अगर ये लोग जो है जुडिशल ओवररीच खुद अस्यूम करना चाहते हैं, ये इनकी मर्जी है, लेकिन हमने आज फ्लैग किया है। फिर इरफान कादिर साहब के जवाब में एक बात की 10A को हमने आज फ्लैग किया है, क्योंकि 1843 का मतलब ये कि फंडामेंटल राइट का डिनायल है, द राइट टू ड्यू प्रोसेस, द राइट टू फेयर ट्रायल। यही तो इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि पूछे जरा कि क्या हुआ था। पहले ये कहते हुए कि आर्टिकल 10A रिसेंटली इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ड्यू प्रोसेस की बात करता है, किसी ने बात ही नहीं की उसके ऊपर। अच्छा, कि जनाब के व्हाई आर यू टेकिंग दिस केस अपसाइड डाउन और डाउनसाइड अप? देखिए, जजमेंट का एक बिट आया है, दूसरा बिट आना बाकी है। जो इंक्वायरी हो रही है उसको हमने फ्लैग किया कि क्यों, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। लिहाजा इट इंप्लाई करता है कि 1843 के तहत आपके लिमिटेशंस क्या हैं। दूसरी बात ये कि सादिक और अमीन का प्रेसिडेंट सिर्फ क्या लिमिटेशंस हैं? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो जवाब मांग सकते हैं, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो शवाहिद देख सकते हैं। कोई भी डिसीजन जो 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, जिसमें द राइट टू अपील है, उसको सरकमवेंट नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के आईन में इंश्राइंड है। लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर का, उनके फैमिली का राइट है, जिसको ख्वाहिश नहीं किया जा सकता किसी भी आर्टिकल 1843 के इस्तेमाल के नतीजे में। अच्छा, लेट मी फिनिश प्लीज। दूसरी बात ये कि 62, 63 आज तो मेरे ख्याल में जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, उन्होंने अपना माइंड किसी हद तक क्लियर कर दिया जीआईटी के इस रिपोर्ट को। उसको ऑलमोस्ट एलिगेशंस ट्रीट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर की तरह एक रिपोर्ट है जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है। सीआरपीसी के तहत देयर वाज नो कमेंट, देयर वाज नो ऑब्जर्वेशन। मैं आपको कोट करूं, मैं देखो, जस्टिस एजाज अफजल जीआईटी की रिपोर्ट की हैसियत एक तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट जितनी है। ये अलग बात है कि तफ्तीशी ऑफिसर की जगह एक टीम है, लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट ही की तरह कानून के मुताबिक देखा जाएगा, अनकोट। इसका मतलब यह है कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत जो भी एक से लेके पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट जैसी है भी, ये पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट जैसी नहीं भी है। देखिए ना, आप खुद ही कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन एज्यूम करके ये जीआईटी बनाई गई। अब आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं जज साहब के कमेंट्स के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि आज प्लीज एक तो आर्गुमेंट रखें ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज जीआईटी की रिपोर्ट जो हम कह रहे थे कि ये जजेस नहीं है, यहाँ पे ये इनको चैलेंज किया जा सकता है, इनको कंटेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 62, 63 जहाँ पे एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये एडमिटेड नहीं है, इसको क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, कंटेस्टेड फैक्ट्स हैं। आज ये बात उनके जो कोर्ट में ने किए से वाज़ेह हो गई कि हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए आज मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने कहा कि हम पाबंद नहीं है जीआईटी की रिपोर्ट के, उन्होंने पाबंद नहीं है, और ये कि इसको जो है आप बाइंडिंग ना लें कि हम बात कर रहे हैं। अली मादिल शेख साहब क्या कहते हैं आप? वजीर आजम साहब को क्यों बुलवाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एम्बैरस हो वजीर आजम साहब? अभी चकजई साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि जी इसलिए हम उधर वो ला के उनका एम्बेरस करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है जीआईटी के सामने पूरा ख़ानदान पेश हो गया। काम ही उन्होंने ऐसे किए हैं कि उनका एम्बेरसमेंट तो उनके नसीब में लिखी जा चुकी है ना, कि जीआईटी के सामने उन्हें पेश होना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया था, वो भी वज़ीर आज़म था, और एप्लीकेंट उसमें पिटिशनर जो थे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, वो भी एक प्रेसिडेंस मौजूद है सामने। तो बात यह है कि उन्होंने झूठ बोले पार्लियामेंट में, जिस अंदाज से उन्होंने तकरीब कौम से खिताब में कहा कि अगर सुप्रीम का कोई भी कमीशन बनता है और मेरे खिलाफ कोई इल्जाम आता है तो मैं 1 मिनट का वो तवक्कुफ किए बगैर मैं चला जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, उन्हें जजेस को बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं आता हूँ असल पॉइंट पे कि आज जीआईटी के ऊपर मजीद ही इल्जाम लगे हैं। बाकी तो पुराने वाले हैं, क्यू लीग का रिश्तेदार है, पीटीआई का रिश्तेदार है, इसका है, उसका है, उसका है, उसका, उसके अलावा एक और उन्होंने नया कहा है। एक और नई बात उन्होंने की है कि जी ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, वो आईएसआई का कोई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है, न जाने क्या है। तो ये वही ब्रिगेडियर साहब हैं जो डॉन लीग्स में, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है। जी वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो कहते हैं कि रिटायर्ड हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन ये वही हैं जो डॉन लीग्स में थे। डॉन लीग्स में कोई नहीं था, आज उन पे इतराज हो गया है। बाकी जीआईटी की रिपोर्ट देखिए, उनकी रिकमेंडेशन पे अमल करना अल्टीमेटली कोर्ट का राइट है, वो करे या ना करे, लेकिन जो सवालात के जवाब थे वो तो सब आ गए। बेनिफिशियल ऑनर कौन है, हकीकी मालिक कौन है, वो साबित हो गई। वो कैलिब्री फ्रंट है, उसको फोन से पता चल गया, जिसको पनामा के अंदर आपने जो खत लिखा है वो देखिए साबित हो गया। दुबई से जो उन्होंने कहा था, जो मजाज है टेस्ट करने की,
देखिए जी, बीवीआई ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो एफआई उनको उन्होंने भिजवाया, मोज़ैक फोनेस्का ने पहले डन कर दिया, कंफर्म किया था कि इसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। जब उसे ऑफिशियली कंफर्म किया तो उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया। देखिए इस वक्त ओनर कौन है इन फ्लैट्स का ये मालूम नहीं है। देखिए जो हमारा पेपर था देखिए हमें ये तो मालूम है कि 20 साल की उम्र में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस 6 अरब रुपए के फ्लैट की मालका थी, जो कि आज तक डिपेंडेंट है अपने वालिद की, जो आज भी उनको वालिद साहब खर्चा देते हैं। 20 साल पहले 1992 में किस अंदाज से ये 6.5 अरब के फ्लैट्स उनके थे। देखिए दूसरी बात क्या हो गई, दूसरा जो इनका एक वो था कि जी हमने गल्फ स्टील बेची, गल्फ स्टील से पैसे भेजे इनके कजन के थ्रू, वो भी खत्म हो गया, तारिक शफी। तीसरा सबसे शर्मनाक पहलू कि वज़ीर आज़म साहब खुद जो थे वो उसमें एक कंपनी थी, पहले उसके मार्केटिंग मैनेजर थे, उसके बाद उसके चेयरमैन बने, 10,000 दिरहम उनसे लेते रहे। कौन कौन सी चीज कंफर्म नहीं हुई है? मेरा ख्याल है कि 13 सवालों के जवाब आ चुके हैं कि, और ये साबित हो चुका है कि वो दोनों जस्टिस साहिबान जो कि सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिन्होंने आने वाला चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने जो फैसला किया था साबित हुआ कि उन्होंने अपनी सीनियरिटी के मुताबिक मजीद अच्छा भांप लिया था। लेकिन हम समझते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जीआईटी बनी, खुल के आ गया, पूरी कौम के सामने आ गया। एक और चीज ये फरमाते हैं इनकी पूरी मोटू गैंग आके कि जी ये तो हमारे बिजनेस को ट्रायल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 10 लाख रुपए इनकी वर्थ थी 1970 में, जीआईटी कहती है। 1985 में जब ये वजीर खजाना बने पंजाब के, उसके बाद खजाने की देवी इनके ऊपर मंडलाने लगी और उसके बाद इन्होंने करप्शन की माल बनाया। 88 के बाद 90 का दौर आया, इन्होंने आईपीपीज में करप्शन की, 2 रुपए पर यूनिट लिया इन्होंने उससे हबको से, और वो आपको पता है आज जो बिजली हमारी उनके खिलाफ कहीं भी ने लिया। देखे अरे सुन तो लीजिए, अब सेज तो खुलेंगे ना, इससे पहले तो मुकमुका चलता रहा, उसके बाद डाइवो, उसके बाद मोटरवे की करप्शन, फिर कर्ज उतारो मुल्क बचाओ, उसके बाद ये सस्ते तंदूर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ निकाले हैं उन्होंने, उसमें भी ये केस नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अभी तो ये 132 होंगे हुजूर, 132 होंगे। ये तो 60 दिन की कार्रवाई थी, ये तो चीजें सामने थी। अभी इब्तिदाइश खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरू हुआ है। आप देखिएगा सारे केसेस प्रूव हो रहे हैं। और बात ये पीटीआई का बड़ा स्टैंड बड़ा क्लियर है, इन्होंने करप्शन करके, इन्होंने किकबैक्स लेकर सारा माल इकट्ठा किया, उसको मनी ट्रेल के जरिए उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको बाहर भिजवाया, बाहर से उसको वाइट करके वापस मंगाया। मतलब अजीब ये पिंग पोंग चलता है आपस के दरमियान में। आप बता सकते हैं करप्शन और किकबैक्स कौन से मुआहिदों के तहत उन्होंने कमाए, कौन से प्रोजेक्ट्स में से ये पैसे उन्होंने साइफन ऑफ, कुछ बता सकते हैं कौन किस तरह करप्शन की ये उन्होंने? जी एक बहुत अहम चीज बता दूं आपको, आज आपके थ्रू बता रहा हूं। आईपीपीस ये जो हबको लगा था, हबको में उस वक्त अली रजा शेख हुआ करता था। नहीं आप पूछ रहे हो, नहीं मैं बता रहा, आप पूछूंगा। शेख साहब आप फरमा रहे थे केसेस हैं कुछ जो आप बता रहे हैं। मैं एक जी मैं एक तो आपको भी बताता हूँ। एक बड़ा वाज़ेह केस है कि 1992 में जब ये आईपीपीज आई थी, उसका जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने उसको कहा नहीं 1 रुपए 20, 2 रुपए 20, 3 रुपए 20, 2 रुपए अपने बढ़ा 3-20 करा दिया। फिर जब 97 में इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने केस बनवाया, उस वक्त जरदारी साहब आ गए थे बीच में 93 से 7 तक, उन्होंने इसको बढ़ा के 7 रुपए 20 पैसे 4 रुपए अपने डाल लिए थे। इन लोगों ने 59/99 किसी जीआईटी रिपोर्ट के अंदर नहीं है यार, सुन तो लेंगे। नहीं देखे अचकज़ई साहब, आपसे अक्सर चैनल पे लड़ाई हो जाती है। आज मैं चाहता हूं मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे सुने। मैं चाह रहा हूं कि वक्त के ऊपर जरा एक दूसरे को सुने, आपका राइट है। अचकज़ई साहब से मैं नहीं चाह रहा कि मुझे इंटरप्ट करें, उसके बाद ये जो फरमाएंगे मैं सुनूंगा, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। बात यह है कि ये फिर केसेस बनाए गए, FIR नंबर 59/99, 60/99, जिसके अंदर था कि जी जरदारी साहब ने ये इनसे करप्शन की। जब केसेस हुए उन्हें पकड़ा तो खुर्शीद जो उनका CEO था, उसने आगे बयान रिकॉर्ड कराया कि जी 2 रुपए तो पर यूनिट उस वक्त में नवाज शरीफ के दौर में लिए गए थे, जिसके बाद फौरी तौर पे वो दोनों FIR 59/99, 60/99 वो दोनों FIR नवाज शरीफ दौर में वापस ली गई, जो कि उन्होंने जरदारी साहब ने बनाई, इसलिए कि उसका पैरा उनका इनके घर तक जा रहा था। ये आपको बता रहा हूं। और आज ये कौम जो 7 रुपए 20 पैसे की यूनिट ले रही है, वो इन दोनों गवर्नमेंट की वजह से, जिसकी इब्तिदा इन लोगों ने की, दोनों गवर्नमेंट शामिल है इसके
हमें लोग हमें तफसीलात दे रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, एहतसाब कमीशन बनेगा, सबको लटाएंगे। साहब, अभी हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि एक मेंबर के ऊपर आज एक नई ऑब्जेक्शन आ गई है कि जो ब्रिगेडियर साहब आईएसआई का नुमाइंदगी कर रहे हैं इस टीम के अंदर, वो रिटायर्ड हैं, वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अब ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन अदालत की तरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और आईएसआई का नुमाइंदा डालना रैशनल आप या लॉजिक या विजडम उसकी आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? बात यह है कि बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि जहां पे के इदारे जो है अपना काम ना कर रहे हो तो वहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अफवाज पाकिस्तान को दी जानी चाहिए। और ये शायद उसी का ये शाखसाना है कि इन्होंने उसी से एक डिड्यूस किया है कि दो जो लोग हैं वो जीआईटी में वो डाल दिए जाएं। कादिर साहब, ये कोई आप आईनी इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, किसी कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं? ये मसलन जफर अली शाह केस में ये कहा गया था ना। वो कौन कोर्ट करता है जफर अली शाह केस, कादिर साहब? हाँ, अब वो कौन कोर्ट करता है उसी की एनालिटी प्रोबेबली इन्होंने यहाँ लगाई है, वरना इनको क्यों इन्वॉल्व किया गया? इसका मतलब है कि ये अदारों जो सिविल अदारे हैं उनको डिस्ट्रस्ट किया गया है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं नहीं कहता Possibly because of the influence of the Prime Minister. मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये जज साहबान ये समझते थे। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि जिसपे गौर करने वाली है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं एक मिनट दूंगा, वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी भी इशू नहीं था कि जीआईटी बनाई जाए या ना बनाई जाए। वहां पे इशू था कमीशन का, और इनका जो मौकफ था पीएमएलएन का वो ये था कि कमीशन बेशक बना दी जाए। और पीटीआई ने वहां खड़े होकर कहा था कि ये कमीशन अगर बनाया गया, नईम बुखारी साहब ने कहा था, तो हम प्रोसीडिंग को बॉयकॉट करेंगे। तो ये इशू कभी नहीं था कि जीआईटी बनाई जाएगी। तो जब जीआईटी बन गई तो उस पर ना पीटीआई ने एतराज किया और ना मुस्लिम लीग सरतस्मी में खम किया इन्होंने, बल्कि मुस्लिम लीग नून तो इस हद तक चली गई खुशी में कि उन्होंने मिठाई भी बांटी। तो अब ये एक ऐसा इशू है जिसपे कि अगर किसी ने एतराज उठाना है तो ये एतराज उठाने वाली बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले क्यों नहीं पूछा पार्टी से, उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। ये इसका जवाब जो है ना ये मुझे चाहिए। ये क्यों नहीं ये इशू रेज किया ख्वाजा हारिस ने अपनी पिटीशन में? ख्वाजा हारिस साहब तो उस वक्त एंगेज्ड ही नहीं थे इरफान कादिर नहीं, अभी जो ऑब्जेक्शंस किए हैं जीआईटी के उसमें जीआईटी का तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी को बताया ही नहीं था। कम से कम डिस्कस तो करते, जब कमीशन का तो डिस्कस किया था ना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो ये तो इशू ही नहीं था कोर्ट के सामने, तो जीआईटी कैसे बन गई? जो इशू ही नहीं था उस पर ऑर्डर कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मैं हैरान हूं, ये कैसे हो गया और क्यों नहीं एतराज क्यों नहीं उठाया गया? आपकी बात हमें समझ आती है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं आप हमें दे रहे, तो फिर आप शुरू में जो ड्यू प्रोसेस निगेट हो रहा था जिस स्टेप की वजह से बकौल आपके, उसको तो आपने चैलेंज किया नहीं, और अब आप जो है दूसरे तीसरे चौथे चीजें लेकर आ गए हैं चैलेंज करने के लिए। इनके जो वकीला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट की वकालत कर रहे हैं या वो मियां नवाज शरीफ की वकालत कर रहे हैं? मैं ये बात समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इकदाम किया है जी, वो देखना है कि वो कानून के और आइन के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो कानून और आइन के धारे पे पूरा नहीं उतरता तो कोई भी वकील जो है उसकी सबसे पहली फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो इशू रेज करे। अगर वो ये इशू नहीं रेज करता तो मैं समझता हूं कि ये मिसकॉन्डक्ट है वकील के पार्ट से। ठीक है, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो खुशनुदी हासिल कर सके किसी अदालत की खामोश रहे। और इनकी पार्टी ने पीएमएलएन ने भी ये इशू नहीं उठाया। कोई इतना भी कैलस एटीट्यूड हो सकता है इरफान कादिर साहब, इतने बड़े मुकदमे में किसी लीगल का कानूनदान का कि वो इस तरह की चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दे और कहे कि ठीक है जैसे जैसे हो रहा है आप वैसे वैसे करते जाएं, नतीजा देख लेंगे? आप सही कह रहे हैं कि ये जो चीजें जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है उनको इग्नोर नहीं कर सकता लीगल की तो ड्यूटी है कि वो तमाम लॉ पॉइंट्स जो उसकी क्लाइंट के फेवर में जाते हैं वो उसको रेस करना उसका फर्ज है। और बल्कि ये तो नईम बुखारी साहब ने रेस किया ये पॉइंट, जब कमीशन की भी बात है तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानेंगे। तो पीएमएलएन और मियां साहब के वकीलों में से किसी ने भी ये बात, तो इरफान कादिर साहब कह आप ये रहे हैं हमें कि मियां नवाज शरीफ साहब को जहां पे पहुंचाने वाले चौधरी निसार साहब तो खैर कहते हैं कि वो खुशामदी टोला है, लेकिन आप कह रहे हैं वो वकील हैं जो इन्होंने एंगेज किए। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, मैं ये टीवी पे कह रहा हूँ। साहब, इन्होंने तो खुद खुशियां मनाई थी ना, इन्होंने विक्ट्रीज मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी, कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? जी जी कादिर साहब आप बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैंने मुकम्मल कर ली है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह के केसेस में जब आप आर्गुमेंट्स रेज करते हैं तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसके ताबे रखते हैं। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की डे वन से ख्वाहिश यही थी कि उन्होंने कोई इस्तिस्ना, कोई इम्यूनिटी नहीं लेनी है, सुप्रीम कोर्ट के कयास और जस्टिस को अपने आप को हवाले करना है। इसीलिए उन्होंने तमाम जो डायरेक्टिव्स थे सुप्रीम कोर्ट के वो माने। JIT में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी वो पेश हुए, उनकी बेटी, उनके 2 बेटे, उनके भाई, उनके बिजनेस एसोसिएट, उनके इन लॉज, ये सब पेश हुए इसीलिए कि वो चाहते थे कि उनके हाथ साफ हैं और किसी तरह भी वो जस्टिस के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहते थे ताकि मॉरल हाई ग्राउंड एस्टेब्लिश हो। इसीलिए मॉरल हाई ग्राउंड, ऑब्स्ट्रक्शन तो एक चीज है ना जी, मेरा मतलब ये कि बेकायदगी है। मॉरल हाई ग्राउंड केस लड़ना जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं, मुझे लेट मी फिनिश। मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो उनकी एस्टेब्लिश करने की जो मोटिवेशन, योर केस बिकॉज़ ऑफ टेकिंग मॉरल हाई ग्राउंड। मॉरल हाई ग्राउंड तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, मॉरल हाई ग्राउंड नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फरीक नहीं है, वो एक ऐसी बॉडी है जो पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है जो इंसाफ करती है और इंसाफ के तालिब हम भी है, क्योंकि एम पार्टी के हिस्से से वहां पे हम पेश हो रहे हैं। तो जो मोटिवेशन था प्राइम मिनिस्टर का वो ये कि मॉरल हाई ग्राउंड एस्टेब्लिश हो। दूसरी बात ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के मर्सी पे, उनके इंसाफ पे जो है अपने आप को सरेंडर करें और अपने तमाम बच्चों को उन्होंने, इसके बावजूद वो डुअल नेशनल थे, इसके बावजूद पाकिस्तान के लॉज उन पे वो सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान के लॉज के, फिर भी उन्होंने इस मॉरल हाई ग्राउंड को कायम रखने के लिए अपने कोलीग्स की ओपिनियन, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी की ओपिनियन, सबको जो है बालाताक रखते हुए, और इसके साथ जो उनको इस्तिस्ना स्टिल आर्टिकल 66 का, इसी तरह जो दूसरी जुरिस्डिक्शंस हैं उन्होंने कोर्ट के, वो चैलेंज नहीं किए और ऑल द वे उन्होंने ये मैसेज दिया कि रूल ऑफ लॉ, पॉइंट तो हम पूछ लेंगे अभी रूल ऑफ लॉ, कादिर साहब से, रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। कि मिठाई हमने क्यों तकसीम की, इसलिए नहीं कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए JIT बनाई गई, इसलिए नहीं कि एक मुतासिब पैदा करना चाह रहे थे, मुतासिब उसमें 2 ऐसे लोग जिनके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसका हिस्सा हों और इसके जो एविडेंसेस हैं उनको इस तरह हमें मीडिया ट्रायल के जरिए सब्जेक्ट किया जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, लेकिन लीगलिटी को हमने चैलेंज नहीं किया, हमने सबमिट किया जो कोर्ट के डायरेक्टिव। इट इज स्टिल द सेम लीगैलिटी टू व्हिच यू सबमिटेड। तो अब लीगैलिटी कैसे चेंज हो गई? नहीं, लीगलिटी तो अब भी हम अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, 2 बातें आप मिक्स कर रहे हैं। JIT के जो तरीकाकार है, मॉडस ऑपरेंडी, इंक्वायरी का जो लाइन है, वो हमने चैलेंज किया, क्वालिटी ऑफ एविडेंस की, लेकिन सब कुछ जब आप एक ही बात करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं कि जी चालान सब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर चालान सबमिट होना चाहिए, फिर केस अदालत में ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, उसके बाद अपील हाई कोर्ट में होनी चाहिए, फिर जब आप 10A और ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं ना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट को तो टेक अप ही नहीं करना चाहिए था। फिर आपके आर्गुमेंट के मुताबिक हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये JIT के एविडेंस को एडमिटेड फैक्ट की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर के जो बुनियादी आईनी हक है उससे वो डिप्राइव होते हैं, तो क्या ये कानून, ये इंसाफ होता हुआ हमें नजर आएगा? जिसका जवाब मनफी में है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है, वो PTI नहीं है, वो हमारे मुखालिफ नहीं है, हम अपना जो हक है वो फ्लैग करना चाहते हैं। ये अनडिनाइबल राइट है, चाहे स्टेज आ जाए, इसका स्टेज कल आए, उसमें कोई बात नहीं। कि जब आप बात करते हैं तो आप चैलेंज ही कर रहे होते हैं जुरिस्डिक्शन। हलीम आदिल शेख साहब, अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, मैं शेख साहब का एक रिबट कर दूं। शेख साहब, मेरे भाई ने 2 बातें की, मैं क्विकली बताऊंगा। एक, उन्होंने कहा कि वर्जिन आइलैंड के FIA और मोज़ेक फोंसेका के करस्पॉन्डेंस जो है उन्होंने साबित कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सोल बेनिफिशियल ऑनर है। अगर उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है तो उसी मोज़ेक फोंसेका के खत में कहा गया है कि हमारे पास ट्रस्टी की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ये रिफ्यूट नहीं किया कि मरियम नवाज साहिबा जो है ट्रस्टी नहीं है। लिहाजा Can you be a trustee yourself? Yes, you can. तो इसका मतलब वो बेनिफिशियल ओनर भी थी और ट्रस्टी भी थी? नहीं, अगर ट्रस्टी है तो इसका मतलब बेनिफिशियल ओनर कोई और है, ठीक है? इन्होंने जो है, अगर वी वर्जिन आइलैंड, आपको सुनिए ना सर, लंदन के लॉज के मुताबिक आपको ट्रांसफर करनी होती है, नहीं करनी है, बेरर सर्टिफिकेट्स आपको देना। 2 ओपिनियन सॉलिसिट किए गए सर, 2 ओपिनियन सॉलिसिट किए गए। जो SCCP है उसके पास इंफॉर्मेशन है कि इसके शेयर होल्डर कौन है, सोल बेनिफिशियरी ओनर कौन है,
और ट्रस्टी कौन है? अच्छा, ये बात हो गई, इनके पास वो सबूत नहीं है जेआईटी के पास। दूसरी बात इसने कहा कि एफजेडए आज मरियम नवाज साहिबा ट्रस्टी और बेनिफिशियल ओनर नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप ट्रस्टी है तो बेनिफिशियल ओनर बेशक आप टेक्निकली ट्रस्ट के जरिए वो आप ओपिनियन जहां पे जेआईटी ने सॉलिसिट किया है ना जी, 2 क्वींस कोर्ट के, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा है, उसके आखिर में कोर्ट में आपको बता सकता हूं, उसमें कहा कि ट्रस्टी के पास नहीं है, और मरियम नवाज का दावा ये रिफ्यूट नहीं कर। एफजेडई की मैं बात कर रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, रिपोर्ट करने नहीं ऐसा नहीं हो रहा यार, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एक बात, 2 बात, 3 बात करोगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। सुने ना हमारी बात, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? वो बात कर चुके, आपने क्वेश्चन किया मुझसे, अब वो खुद ही अपना सवाल जवाब कर रहे हैं। सर लेट मी कंडक्ट दिस सर। अगर आप हर एक कोई बंदा ये कहेगा कि मैं डिसाइड करूंगा तो प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। एक जुमले के बाद मुझे शट अप कॉल दें, एक जुमला। एफजेडई के बारे में आज कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट ली हो, फुल स्टॉप। कौन से जज साहब ने कहा ये बात? आज प्रोसीडिंग के दौरान ये बात हो गई है, ऑनरेबल जज ने कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये जज साहब का नाम ले देना, जज साहब का नाम मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा जो सोर्स है वो अनवेरिफाइड हैं और उनको क्वेश्चन किया उनकी क्वालिटी। ठीक है, दिस इज, देखिए आप एग्जैजुरेशन आज के प्रोसीडिंग में ये फ्लैग हुआ है। ये अगर आपको नहीं मालूम, अच्छा चलें, आज उन्होंने कहा हमने एसरटेन करने हैं, इसके सोर्सेज रिलायबल भी हैं कि नहीं, और हमने कानून का पैमाना और हदूदों का यूज जाननी है। जी अलीम आदिल शेख साहब, एक तो मुझे बताइए जरा, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स का बड़ा मैं जिक्र सुनता रहा, इसका उर्दू में क्या कहते हैं? इसको शायद इखलाकियात कहते हैं। इखलाकियात कहते हैं जी, बिल्कुल। इसका जनाजा निकल चुका है, इखलाकियात का जनाजा निकल चुका, हाई मॉरल ग्राउंड्स, और ये बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं हाई मॉरल ग्राउंड। दुनिया में हमने देखे, दुनिया में जिन पे इल्जाम आया वो लोग चले गए, उन्होंने सफाइयां पेश की। आज जो कहते रहे कि जी मेरे ऊपर एक इल्जाम आया मैं इस्तीफा दे दूंगा, कहां के हाई मॉरल ग्राउंड्स? कोर्ट में उनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने कहा कि आप मतलब क्या वो गॉडफादर हो, आप सिसली माफिया हो, आप बात नहीं हुई थी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो उन्होंने अपने कमीशन के हवाले से कहा। मैं बात कर रहा हूं, हाई मोरल ग्राउंड्स नहीं है, खत्म हो चुके। अगर उनको होते ही ना इस्तीफा दे देना चाहिए था, किसी और को बना देते, अपनी पार्टी में से किसी को बनाते हैं। हमारे यहाँ खत्म हो चुके, इंतकाल हो चुका हाई मोरल ग्राउंड्स का। बाकी जो बात कर रहे हैं वो जिस ट्रस्टीट का हमारे मोहतरम जिक्र कर रहे हैं, वो ट्रस्टीट तो जाली निकली है, वो तो 2007 के बाद बनाई गई है। वो कैलिब्री वाली है 2006 का, लिखा जा रहा है 2007 के बाद। वो कैलिब्री फॉन्ट का जो जिक्र आया है, मैं और दूसरी बात, ये जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनकी जो तफसीलात आई हैं, जो एफजेडी कंपनी की जो इनकी आई है, जो ऑफशोर इन दुबई, उसकी डिटेल जो है दुबई की गवर्नमेंट ने दी है। जज साहब ने उसको स्टैंप किया है, गवर्नमेंट ने उसको साइन किया है। मेरा मतलब क्या है कि कहां तक छुपोगे, कहां छुपोगे? कुछ बचा नहीं है इस वक्त। ना अखलाकियात दम तोड़ चुकी हैं, वो इनके पास है नहीं, लेकिन लीगली भी कुछ नहीं बचा, इखलाकी तौर पे कुछ नहीं बचा, पॉलिटिकली इनके पास कुछ नहीं बचा। इनको खौफ है, हम बड़े आसानी से हम कहते हैं इस्तीफा दो, ले आओ। ये जिस दिन ये फारिग हुए, इनकी पार्टी के 3 टुकड़े मिनिमम होने हैं। इनकी पार्टी डिवाइड हो जानी है, इनकी पार्टी के शिराना बिखर जाना है। देखिए कोई साफ सुथरा, कोई जबरदस्त किस्म का, कोई क्या कहते हैं ना, कौन सा पीस, कोई जबरदस्त, कोई सही लोग हुए, अच्छे लोग हुए, पार्लियामेंट से बाहर हो गए या पार्लियामेंट के अंदर होंगे? जो गए थे बेचारे भटक गए थे। पार्लियामेंट है ये, बिल्कुल इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी। देखिए जी बात ये है, जिसको नहीं पार्लियामेंट इसलिए इन्होंने ठप्पे लगा के लोग किया। बात यह है कि देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जितना बड़ा ये चोर खानदान निकला है, सारा टब्बर का टब्बर ही चोर निकला ना। हम समझ रहे शहबाज शरीफ साहब भी गलत निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मतलब आज तो इनकी उसमें यह भी आ गया कि मोहतरमा रसूम, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके भी सासे बढ़ गए, अस्मा डायर साहब के भी सासे बढ़ गए, समदी साहब, इसाक डायर साहब वो भी करप्शन में, उनके दामाद के करप्शन में, इनके बेटों के इन मोटूज के आप देखें गदर मचाए हुए इन्होंने।
किसने इनको आज 20 साल के दौर में आप बताइए कोई 20 साल आप पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में होंगे तो फिर आप देखिएगा 60% कैसे बारिश होती है, रेल पेल होती है। इंशाल्लाह इक़्तिदार में होंगे, ये नहीं होगा, ये चोरी नहीं होगी, ये डकैती नहीं होगी, ये और पिछले आप देख उन्होंने कहा गवर्नमेंट में आते ही सर्कुलर डेट्स खत्म कर रहे हैं, वो 450 सर्कुलर डेट्स खत्म किए और दोबारा वापस उतने ही हो गए, 600 के तो 450 पे पहुंच चुके हैं। बात यार इन्होंने क्या किया, अब जेआईटी पे इसलिए बात नहीं कर रहा, एक एक बच्चे को कौम के पता है इन्होंने कहां चोरी की, किस अंदाज से। ट्रस्टी वो कहां गया, कतरी किधर गया, कतरी नस गया, मिला ही नहीं, बयान देने नहीं आया, वो असेंबली में नहीं आया, मतलब उसमें एक जो डिफेंस था कतरी जीरो, दूसरा डिफेंस था ट्रस्ट डीड जीरो, इनके पास डिफेंस ही नहीं बचा, सारा कुछ इनके गले पड़ चुका है। इस हफ्ता इंशाल्लाह अगली मंडे को इंशाल्लाह सेलिब्रेट बिल्कुल ये होंगे नहीं, मंजरनामे पे नहीं होंगे। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं। हाल था कि सुप्रीम कोर्ट जब केस टेकअप कर रही होगी तो जेआईटी के अंदर जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, जो कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा की ट्रस्ट डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट जो है वो जाली है, उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने भी उसको निगेट कर दिया है। कैलिब्री फॉन्ट वाला किस्सा आप सुन सके हैं कि 2007 में वो अवेलेबल था, पहले अवेलेबल नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, क्योंकि हुसैन नवाज साहब के भी उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं, और भी कुछ मामलात हैं लोगों के जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर कानून इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें कुछ बता सकते हैं कि जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएं जानते बूझते, उसका क्या कुछ अंदाजा है कि आपको सजा हो सकती है? जी दरअसल इस तरह के मामलात में एक हमारे यहाँ चूँकि फौजदारी जो कानून है उसमें ना सिर्फ ये कि ऐसी फ्रॉड और फोर्जरी के खिलाफ एक तो आम अदालत में केस चलता है, दूसरा चूँकि ये कागजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में फॉल्सिफिकेशन की जाए और उसके ऊपर या कोई जाली दस्तावेजात जमा करवाए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के मुताबिक भी सज़ा दे सकता है। अब ये बात जब वो उसको अगर रिफ्यूट नहीं करते अपनी सीएम में और या अपने बात में जो वो जिरा करेंगे जेआईटी की रिपोर्ट के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे तो फिर ये मान लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने सीएम देखी हैं वो तो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर हैं कि इनको इख्तियार नहीं था, इन्होंने ट्रांसग्रेस किया, मगर मेरिट पे जो रिस्पॉन्स है कागजात के बारे में वो कहीं नजर नहीं आया। देखते हैं कि कल चूंकि उनके दलाइल शुरू होंगे तो आपने बड़ी जबरदस्त डॉक्टर साहब बात की है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो दरखास्त या एप्लीकेशन दी गई है मुस्लिम लीग वजीर आजम साहब की तरफ से, ख्वाजा आरिफ साहब ने जो सबमिट की है, उसमें जवाब नहीं है उन बातों का जो जेआईटी ने रेज की हैं, बल्कि ऑब्जेक्शंस कानूनी दायरा कार में की गई हैं, यही कह रहे हैं हम? जी देखिए ना, यूजुअली ये होता है कि आप लीगल ऑब्जेक्शंस भी ले लेते हैं और मेरिट पे भी जवाब जरूर देते हैं। और मेरिट वो है जो उन्होंने दस्तावेजात पेश की हैं, जैसे जावेद कियानी का वो उन्होंने बैंक अकाउंट से ट्रेल दिखाई है कि शर्मौक में गया, शर्मौक से फिर ये फ्लैट्स खरीदे गए। अब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट को जब तक आप डिनाई नहीं करेंगे तो ऊपर वाली बात जो है कि सिर्फ ट्रांसग्रेस किया। वो शैमरॉक वाला मामला वो कुछ एमएलए के अंडर उन्होंने लॉयड बैंक से किया हुआ है, मेरा ख्याल है, रिक्वेस्ट कि आप बताइए हमें कि ये क्या मामला था। अभी मेरा ख्याल है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो इंतजार कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट का। जी वो तो वहाँ से तस्दीक आ जाएगी, मगर वो जो बैंक अकाउंट वॉल्यूम 10 में लगाया है उससे तो साबित होता है कि उसका अकाउंट जो था और उसने अपने बयान में भी ये कहा है कि यकीनन मेरा अकाउंट इस्तेमाल हुआ। जैसे सईद अहमद साहब ने कहा कि मेरे अकाउंट का पूरी की पूरी जो थी वो चेक बुक ही डार साहब के पास थी और वो जब चाहते थे इस्तेमाल। कभी दुनिया में ऐसा होता है कि मेरी चेक बुक जो है वो कोई और आदमी इस्तेमाल करे? तो कई मामला फैक्ट्स पे ऐसे हैं जिसको वो रिफ्यूट नहीं किया उन्होंने अपने एतराजात में, और ये मामला सीरियस हो सकता है। ये आप जिस फिक्टिशियस अकाउंट्स की जेआईटी ने भी जिक्र किया है, जिनका ये आदिज रिलेटेड टू हुदैबिया पेपर मिल्स वाला मामला है, ये जी दोनों मामला सामने आए हैं कि दरअसल हुदैबिया को एज ए कंड्यूट यूज करते हुए जो पैसा बाहर गया उसी से फ्लैट खरीदे गए और उसके लिए जावेद कियानी का अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ और उसके बाद बहुत से पैसे की जो थी रोटेशन वो इस तरह से भी की गई कि
डार साहब की जो हुजवेरी मुदारबा था उसके ज़रिए सईद अहमद ने अपने अकाउंट्स के सारे जो मामलात थे वो आंखें बंद करके उनको अपनी चेकबुक ही उनके हवाले कर दी। जी। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तो इस बात को मानता हूं मगर ट्रांजैक्शंस का नहीं बता सकता, मगर ये कन्फेशन है कि मैंने ये चेकबुक उनके हवाले की थी कि वो उसके जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग चाहे करते रहें। जेआईटी ने ये भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि काशिफ काजी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो लंदन की फैमिली है जिसके नाम के ऊपर यहाँ पे अकाउंट्स खोले गए और इसहाक डार साहब ने उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर पैसे मूव किए, वो भी हुदैबिया पेपर मिल में है, वो भी मनी ट्रेल वाला मामला है। जी बिल्कुल, ये चूंकि खास तौर पर उन 13 सवालों में ये भी एक खास सवाल था कि आप हुदैबिया पेपर के अंदर जो भी मामलात हुए हैं वो भी हमें बताएं। कोर्ट ने ये जेआईटी की जिम्मेदारी लगाई थी। तो असल मामला जो है वो ये है कि चूंकि फ्लैट्स का मामला बराह रास्त हुदैबिया पेपर मिल की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए कतर वाला जो मामला है वो तो किसी तरीके से भी सस्टेन नहीं कर पा रहा और यही ट्रेल सामने आ रही है। और इसी ट्रेल का जिक्र जो है वो आपको पता है कि नैब के रेफरेंस में भी मौजूद था और वही हकीकत हाल भी है और उसी के बारे में अगर कोई रिफ्यूट नहीं कर सके तो फिर मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ब्रीफली, जेआईटी के ऊपर एक ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने 32 मियां साहब के केसेस जो हैं गिनवा दिए हैं, उसमें से 8 या 12 वो कह रहे हैं कि खोल दें, जिसके अंदर रायविंड की सड़क बनाने का मामला है, उनका मुबैना तौर पे जमीन हथियाने का मामला है, वो कहते हैं वो भी नथी कर दें इनके साथ, खासतौर पे ये रायविंड एसेट केस है। वाई जेआईटी के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किया गया है, उंगलियां उठ रही हैं कि आपके इन केसेस के अंदर 32 केसेस के अंदर क्यों चले गए? नहीं, ये उसमें मौजूद था। अगर 13 सवालात को देखे तो ये पूछा गया था कि आप ये मालूम कीजिए कि इनके खिलाफ अब तक कौन से केसेस कहाँ पेंडिंग है और उनकी क्या कैफियत है। इस बात का अजहार जो है वो तो कोर्ट के फैसले में मौजूद है और उसको जेआईटी ने फॉलो किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस बात का इतराज कर रहे हैं। आप खुद खोल के देख लीजिए, क्या ये नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी मामलात इनके खिलाफ जहाँ भी कोई केस पेंडिंग है उसका भी आप जायजा लें। तो उन्होंने जायजा लिया और बता दिया। ठीक, जाना चकजई साहब, आपके इस ऑब्जेक्शन का तो जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब ने कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। मैं जरा तवज्जो आपकी दिलवाना चाहता हूँ उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा आपने तहफुजात का या ऑब्जेक्शंस तो रेस कर दिए आपने, लेकिन आपने जो जेआईटी ने तफ्तीश की और उसके सबूत जो उसमें दिए उसको झुटलाने के लिए आपने कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं रखी। इसको हम करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। जो उनका दावा है कि ये 2007 में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जरिए रिलीज हुआ है वर्सेस हमारा दावा कि मैन्युफैक्चरर ने वो कहा है कि 2004 में वो अवेलेबल था और वो इस्तेमाल में था। तो इस्तेमाल में नहीं था, इट कुड हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट और वो हो सकता था, वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं था। ठीक है, पैसे अगर बट द क्वेश्चन इज व्हाई वुड समबडी यूज अ डीड जिसके ऊपर से पहले उसने डाउनलोड किया वो फॉन्ट जो अवेलेबल नहीं था मार्केट में, उससे उसने खूबसूरत सी डीड बनाई और उसके बाद आपको दी। लेकिन ये प्रोक्लेम आपको मना नहीं करता है कि आप सिर्फ जो है 2007 में कमर्शियली वायबल फॉन्ट को इस्तेमाल करेंगे। अगर ममानत कोई नहीं है लेकिन जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं है, तो अब देयर इज नो रैशनल। अच्छा, तो ये आर्गुमेंट कोई इसमें मेरे ख्याल में वो नहीं है कि आपने इसको बुनियाद बना के फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, फिर इस पे थ्योरी बनाया कि चूंकि एस्टैब्लिश है, दो जगह से एस्टैब्लिश हो रहा है ना, एक बीवीआई से भी एस्टैब्लिश हो रहा है ना, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है, नहीं कह रही कि ये ट्रस्ट, उनके पास ट्रस्टी के बारे में मालूमात ही नहीं है। No, they're saying the beneficial owner of Nescol and Nielsen which were holding these London flats, वो मरियम नवाज साहब है। वो ये नहीं कह रहे हैं, उनके पास मालूमात नहीं है कि ये ट्रस्टी भी है, क्योंकि SACP जो BIY का है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का है, वो उनका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। वो उसमें क्या रिकॉर्ड है? उसमें अथॉरिटी है कि कौन है बेनिफिशियल ऑनर, कौन ट्रस्टी है और कौन शेयर होल्डर्स है, ये मालूमात मौजूद है उनके पास। ये डिटेल के पास आप ले आए हैं उनसे, ये डिटेल ये लाए, हम सेल्फ विटनेस बने। हाँ? ये हम वाइन को हाईलाइट करें, हमारा राइट नहीं है क्या? नहीं, आप लेकर आए हैं ये रिकॉर्ड अदालत में देने के लिए। हमने कंटेस्ट किया है कि आप नो, आई एम आस्किंग यू कि आप ये रिकॉर्ड लेकर आए हैं।
हमने तो इसको चैलेंज किया कि आपने जो 2 सबूत पेश किए स्मोकिंग गन नहीं है, इसका मतलब ये कि आप रूल आउट ही नहीं कर सकते हैं, इस 2 लेटर की बुनियाद पे आप साबित ही नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं ट्रस्टी लेकिन नहीं। आप नहीं काउंटर नहीं करेंगे हमने तो उनको। ट्रस्टी का दिया हुआ डॉक्यूमेंट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको आप फेक कह रहे हैं। नहीं तो वहां से नहीं लेकर आएंगे। देखिए वहां पे तो इनका लाना जो आप कह रहे हैं कि रियासती एससीसीपी पावर के बराबर एक इदारा होना चाहिए वहां पे, जिससे वो सर्टिफिकेशन इनके पास आप नहीं लाएंगे वहां वो से। ये लाए ना, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे अभी आ गया। प्रोसिक्यूशन ये है, इन्हें साबित करना है कि हम सही नहीं कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। वो उन जिन्होंने आपको इन्वेस्टिगेट करना था, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर तो चला अभी गया कि वो खुद अपने आप को साबित के करें। तहत आज अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि ये तफ्तीशी टीम है, सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्रोसिक्यूट आपको करना है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली ये तफ्तीशी पुलिस वाली टीम, ये देखे ना जुडिशियल कानून को जो है आप मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट नहीं कर सकते। दिस इज अ जेआईटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई। अच्छा चलें ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के मुताबिक आज उसकी वजाहत हुई है। ये ठीक जिसका है। मतलब अगर आप सीआरपीसी पढ़ें, मैं आपको सारे क्लॉज मेरे सामने पढ़े हुए हैं, उसमें ठीक है। ये भी है कि प्रोसिक्यूशन ने बर्डन ऑफ प्रूफ के मुताबिक आपको साबित करना है और राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिन जो है वो अक्यूज का है। ठीक है, हलीम आदिल साहब, शेख साहब क्या कहते हैं आप? फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपने प्ली ली आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर के, बुलाएं जनाब इन्होंने जिन्होंने जाली दस्तावेज। देखिए जी, मैं इसको देखिए अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि हमारा तो अल्टीमेटली जो हमारी मेन प्लेंट है उसी के अंदर सब कुछ था। उसमें हमने ये डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें कि शायद 2014 का कोई अप्रैल था, जिसकी 12 तारीख को वहाँ की BVI की जो FIA थी, उन दोनों ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई दहशतगर्दी के हवाले से वो मामला शुरू हुआ था। उन्होंने जब देखा, उन्होंने फिर वहाँ से FIA को लिखा था, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, उन्होंने FIA ने लिखा मोज़ैक फोनेस्का कंपनी, जो कि एक लीगल फर्म थी जिसने ये दोनों कंपनीज़ को बनाया था, जिनके नाम नीलसन एंड नेस्कोल को, जिन्होंने सारा उसकी जो लीगल फर्म थी उसकी। तो उस वक्त मोज़ैक फोनेस्का ने कंफर्म किया था कि जी इसकी जो मतलब जो बेनिफिशियल ओनर है वो मरियम नवाज शरीफ साहिब हैं। जब हमने कोर्ट को दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जी ये पकौड़े लपेटने वाले जो कागज़ है आगे फोटोकॉपीज़ हैं। अब क्या किया, इस JIT ने उस पेपर को वेरीफाई किया और जी हलीम आदिल शेख साहब का मेरा ख्याल है सिग्नल ड्रॉप तो हो गया। ये चीज कंफर्म हो गई है। वही मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है जी, आ रही है बिल्कुल लाउड। तो ये वही मैं समझ रहा हूँ पकौड़े वाला डॉक्यूमेंट है जिसको ये कहते थे, आज जो इनके गले पड़ गया है। और मेरा कहना मतलब ये है कि हर चीज हम कर चुके। अब कोई मेरा ख्याल है इसको कोई चोरी का मुकदमा समझ के कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कोई इसके ऊपर अब आर्गुमेंट नहीं होना। मेरा ख्याल है आज हमारे वकील साहब ने अपना दे दिया, उसके बाद जवाब शायद एक दफा हम दे देंगे, उसके बाद कोई ऐसा नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ दे दिए, उसको JIT ने चेक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए। और क्या चाहेंगे? दोबारा JIT बनेगी, दोबारा कमीशन बनेगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनेगी? कुछ नहीं बनेगा। अब इनकी छुट्टी होनी है, उडियाला जेल के कमरे साफ हो रहे हैं, ना ये जद्दा जाएंगे ना ये लंदन जाएंगे, और शायद अटक के लिए भी सफाई की तैयारी हो रही है। अब इनको जाना पड़ेगा, इन सबको जेल जाना पड़ेगा। कौन कौन जा रहा है जेल? तय हो चुका है, इंशाल्लाह इन पे रेफरेंस भी बनेगा। कौन कौन जेल पूरा जा रहा है? पूरा टब्बर नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे, उन बेचारों को, अपने बच्चों को, बच्ची को उन्होंने नवाज शरीफ ने मार दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अब क्यों औलाद को भी जलील ख्वार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, जिनके समधी इसाक डार साहब, और मतलब पूरा टब्बर जो है ना वो टब्बर जा रहा है। इसीलिए इधर सफाई सुथराई ज्यादा हो रही है। और इनके जितने ये मोटिव देंगे, अभी तो देखिएगा सही, अभी तो ये पकड़े जाएंगे। नहीं जी, आप देखिएगा हमारी पहले बात भी सियासी लगती थी, ये कहते हैं इमरान खान तो बस पागलों की तरह लगा रहता है। आज उसने, अब इमरान खान वो है जिसने एक वक्त के वजीर आजम को कटहरे में खड़ा किया। कटहरा क्या, उसको अयाज उजैर बलोच और वो अजमल पहाड़ी और इन सब की लाइन में लगा दिया। इमरान खान का ये क्रेडिट जाता है कि आज नहीं तो कभी भी होता था, पहले हुकूमत से उतरते थे फिर उनके केस बनते थे। आज वो खानदान, बादशाह सलामत, पूरे खानदान से मैं JIT के सामने लाइन लगाते हैं। इमरान खान के क्रेडिट है और इंशाल्लाह इमरान खान लीडर है पाकिस्तान का मुस्तकबिल का, इंशाल्लाह। 10 सेकंड मेरे ख्याल में मेरे भाई ने आज कोर्ट की प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की है। जो एविडेंसेस सो कॉल्ड JIT ने पेश किए वो अनवेरिफाइड है, वो दस्तखतशुदा नहीं है। आज ये मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है। मैं आपकी बात मानने से कासिर हूं।
क्योंकि अदालत ने सोर्स आज ये- लफ्ज इस्तेमाल हुए कि डॉक्यूमेंट थ्रू सोर्स जो है वो अनवेरिफाइड कोई तिनके का सहारा नहीं सोर्स मिलना वो कहते डूबते हैं कि को। हम जिस सोर्स से ली गई हैं क्या वो रिलायबल हैं कि हम उनकी बुनियाद के ऊपर फैसला कर सकते हैं? Unverified, आज remarks उन्होंने दिए। हर चीज कंफर्म हो चुकी है, दूध का दूध पानी हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। टाइम मेरा आप हो गया जी। अब मैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब, माहिर कानून डॉक्टर इकराम उल हक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जानक चकजई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।